नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। जंतर मंतर पर छात्रों के ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ, जो जुल्म हुआ, उसको लेकर सरकार घिरी हुई है, दिल्ली पुलिस घिरी हुई है। लेकिन जो बातें अब सामने आ रही हैं तो यहाँ एक बार फिर चुनाव आयोग और उसके प्रमुख यानी मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी घिरे नजर आ रहे हैं और ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा लग रहा है। क्या कुछ है उस पर बताएंगे, लेकिन इसको लेकर अब अभी और ज्यादा हंगामा मचना है कि आखिर उसमें क्या भूमिका रही है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग वहां पर छात्रों के खिलाफ जो प्रदर्शनकारी छात्र थे उनके ऊपर जो लाठीचार्ज हुआ है, पैलेट गन से हमले हुए हैं, उसमें चुनाव आयोग की क्या भूमिका रही है। और इस भूमिका को लेकर ज्ञानेश कुमार एक बार फिर न केवल विपक्षी दलों के निशाने पर है बल्कि वो छात्रों के और युवाओं के भी निशाने पर है। इस पर बात करेंगे, लेकिन बहुत सी खबरें हैं और जगह जगह जिस तरीके से अब युवा और छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शन को रोकने की जो कोशिशें हो रही हैं। पुणे में राहुल गांधी का 22 तारीख को छात्रों की गूंज प्रदर्शन है, उसकी स्क्रिप्टिंग एक बार फिर वैसे ही तैयार की गई है जैसे कोटा, देहरादून और प्रयागराज में की गई थी रोकने की कोशिश। हालांकि किसी भी तीनों में से एक भी जगह कामयाबी नहीं मिली। कार्यक्रम हुए और उससे भी ज्यादा बेहतर तरीके से हुए। लेकिन एक बार फिर पुणे में भी अब रोकने की कोशिश हो रही है। पुणे में भी एनडीए की सरकार है, वहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री है और वहां भी रोकने की कोशिश हो रही है राहुल गांधी की। लेकिन बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से भी है। ममता बनर्जी विधानसभा चुनाव बुरी तरीके से हारने के बाद आखिर उनको कहां पर एक बड़ी जीत मिली है जो उनको कहीं न कहीं बहुत बड़ी राहत पहुंचाने वाली है। इन सारे खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बात करते हैं चुनाव आयोग की। दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के पीटने, बुरी तरीके से बर्बर तरीके से उनको मारने पीटने के पीछे उसकी क्या भूमिका है, उसको लेकर क्या कुछ खुलासे हुए हैं, उसके बारे में बात करते हैं। और ये सवाल बहुत अहम है कि आखिर क्या ये अधिकार दिए गए हैं चुनाव आयोग को, मुख्य चुनाव आयुक्त को, कि वो जानकारी, जो जरूरी जानकारी है, जो गोपनीय जानकारी होती है, वो किसी दूसरी एजेंसियों से या आम लोगों को वो साझा करें। अमलेंदु जी, क्या है मामला, पहले तो इसकी बात कर लेते हैं। हाँ, देखिए समीर जी, इसकी बात बड़ी गंभीर है और बात यह है कि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया और हलफनामे में उसने स्वीकार किया कि उसने फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो है उसका इस्तेमाल किया था। उसी के जरिए उसका दावा है कि उसने क्या 2600 या 2800 कुछ जो है कि उसने अपराधी प्रवृत्ति के लोगों की पहचान की जो उसमें शामिल थे। इसको लेकर अब बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ये जो फेशियल रिकॉग्निशन किया तो उसके पास ये फोटो वाला डाटा कहाँ से आया। इतने लोगों के बीच में अगर वो फेशियल रिकॉग्निशन कर रही है, उसके पास ये डेटा कहाँ से आया। टीएमसी के राज्यसभा के सदस्य रहे हैं साकेत गोखले और वो आरटीआई एक्टिविस्ट भी हैं। उन्होंने एक ट्वीट किया है सुबह, वो अंग्रेजी में हालांकि उन्होंने ट्वीट किया है लेकिन उसका हम लोग हिंदी बताएंगे। और उन्होंने बहुत गंभीर बात कही है इसको लेकर और उससे सीधे सीधे जो है वो शक की निगाहें चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर जाती हैं कि दिल्ली पुलिस के पास फोटो वाला डेटा कहाँ से आया। चूँकि अगर फेशियल रिकॉग्निशन कर रहा है कोई तो उसके लिए एक डेटा होना आवश्यक है। वो डेटा दिल्ली पुलिस के पास कहाँ से आया। दिल्ली पुलिस का अपना तो कोई डेटा है नहीं जहाँ से वो उसको इस तरीके से मिल सके फोटो वाला। तो ये फोटो वाला डेटा चुनाव आयोग के पास ही है। अच्छा, जो आधार कार्ड या उसका है होता है डाटा, वोटर आईडी मतलब इसका पैन कार्ड का, तो वो डाटा एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकता, उसके लिए अलग अलग देना पड़ेगा। एक साथ डाटा जो है वो चुनाव आयोग दे सकता है क्योंकि लिस्ट उसी के पास होती है एक साथ कंसोलिडेटेड फोटो वाली। तो ये डाटा चुनाव आयोग देता है। इसको लेकर उन्होंने बड़ा खुलासा किया है साकेत गोखले ने और जो सवाल उठाए हैं वो बहुत ज़्यादा गंभीर है। चूंकि इससे पहले भी चुनाव आयोग यही काम कर चुका है, दिल्ली पुलिस को डाटा दे चुका है। ये उनकी साकेत गोखले की ही आरटीआई से खुलासा हुआ था। देख लेते हैं साकेत गोखले अपने ट्वीट में क्या लिख रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही गंभीर मसला है कि आखिर चुनाव आयोग के पास जो डेटा है वो किसी एजेंसी के साथ वो कैसे साझा कर सकता है। लिख रहे हैं साकेत गोखले की बहुत जरूरी बात। दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में माना है कि जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान
फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। अब फेशियल रिकॉग्निशन से मैच करने के लिए नागरिकों की फोटो और जानकारी का एक डेटाबेस होना जरूरी है। तो दिल्ली पुलिस को वो डेटाबेस कहां से मिला? 2020 में मेरी एक आरटीआई के जवाब में चुनाव आयोग ने माना था कि दिल्ली दंगों की जांच के दौरान उसने दिल्ली पुलिस के साथ फोटो वाली पूरी वोटर लिस्ट शेयर की थी। दिलचस्प बात यह है कि चुनाव आयोग के अपने नियम किसी भी एजेंसी के साथ फोटो वाली वोटर लिस्ट शेयर करने पर रोक लगाते हैं। फिर भी चुनाव आयोग ने 2020 में अपने ही नियमों को तोड़ा और वो डेटा दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। इसलिए क्या चुनाव आयोग ने जंतर मंतर विरोध प्रदर्शनों के दौरान फेशियल रिकॉग्निशन डेटाबेस के लिए दिल्ली पुलिस को फोटो वाली वोटर लिस्ट दी थी? किन दूसरी एजेंसियों जैसे आधार, आईटी विभाग, ट्रांसपोर्ट विभाग आदि ने फेशियल रिकॉग्निशन के इस्तेमाल के लिए अपना डेटाबेस दिल्ली पुलिस के साथ शेयर किया है? अगर किसी एजेंसी ने कोई डेटा नहीं दिया है तो दिल्ली पुलिस विरोध प्रदर्शनों के दौरान हर किसी, सिर्फ आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोगों के ही नहीं बल्कि हर किसी का फेशियल रिकॉग्निशन कैसे कर पा रही है? एक वजह है कि अगस्त 2023 में यानी 3 साल पहले संसद से पास होने के बावजूद डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट को अभी तक पूरी तरह से नोटिफाई नहीं किया गया है। असल में ये दोनों आसान सवाल हैं। क्या दिल्ली पुलिस बताएगी कि वो फेशियल रिकॉग्निशन के लिए कौन सा डेटाबेस इस्तेमाल कर रही है? और दूसरा सवाल कि क्या चुनाव आयोग और दूसरी संस्थाएं इस बात की पुष्टि करेंगी कि वे अभी भी दिल्ली पुलिस को फोटो वाला डेटाबेस दे रही हैं? तो ये बहुत ही गंभीर सवाल है जिसको साकेत गोखले ने उठाया है और चुनाव आयोग इस तरह के डेटाबेस दिल्ली पुलिस के साथ शेयर कर चुका है। अब सवाल यही नहीं है अमलेंदु जी कि वो दिल्ली पुलिस के साथ ही शेयर कर रही है, सवाल यह है कि और किन जगहों पर वो कर रही है। अगर वो दिल्ली पुलिस के साथ शेयर कर सकती है गोपनीय जानकारी लोगों की, तो सीधे सीधे ये लोगों के निजता के अधिकार का हनन है, जो मौलिक अधिकारों का हनन है, जो काम चुनाव आयोग ने किया है। बिल्कुल समीर जी, और ये तो डाटा आप कहीं भी दे सकते हैं। इसका मतलब इसके जरिए नस्ली सफाया जो किया जाना है उसके लिए भी इस डाटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो चुनाव आयोग के पास जो डाटा ये तो बहुत खतरनाक है। और समीर जी, आपको याद होगा कि अभी जो इलाहाबाद में छात्रों की गूंज कार्यक्रम किया राहुल गांधी ने, और उसमें भी उन्होंने डेटा को लेकर बहुत बातें कही थी कि डेटा सबसे बड़ी ताकत है और डेटा हमारा कहाँ है, वो सब किसके पास जा रहा है, इसका किसी को पता नहीं है। आज मतलब कल का जो आने वाला भविष्य है, जिसके पास डेटा मजबूत है वही राज करेगा। तो इस डेटा का किस तरीके से बेचा जा रहा है, इससे पहले भी खबर आई थी कि तेलंगाना में भी चुनाव आयोग ने एक निजी कंपनी को डेटा दिया था। जी हाँ, एक कार्यक्रम चलाने के लिए, सरकारी कार्यक्रम था वो, कोई भी सरकारी कार्यक्रम हो, लेकिन ये डेटा चुनाव आयोग ने क्यों दिया? वो भी एक निजी कंपनी को, भले ही किसी कार्यक्रम के लिए दिया गया हो, तो वहाँ भी ये डेटा दिया गया। इसका मतलब चुनाव आयोग जो है वो देश की जनता के खिलाफ काम कर रहा है और इस तरीके से डाटा देकर नस्ली सफाई के लिए भी क्या चुनाव आयोग काम कर रहा है? इसको लेकर अब ज्ञानेश कुमार गुप्ता के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर उनके नेतृत्व में चुनाव आयोग इस तरीके से डेटा कैसे दे रहा है। इस पर ज्ञानेश कुमार गुप्ता की सफाई बिल्कुल आनी चाहिए कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को डेटा दिया कि डेटा नहीं दिया। अगर उन्होंने डेटा नहीं दिया तो दिल्ली पुलिस बताए कि उनको डेटा कहां से मिला है। चूंकि ये फेशियल रिकॉग्निशन जो है लोगों की प्राइवेसी से जुड़ा हुआ मसला है। हालांकि सरकार तो सुप्रीम कोर्ट में कह चुकी है कि जनता की कोई प्राइवेसी नहीं होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, जनता की प्राइवेसी होती है। जनता की प्राइवेसी नहीं होती तो आप हमारा डेटा किसी को भी बेच देंगे। यानी यूके में, यूरोपीय यूनियन में, ईयू में, यूएसए में इतने ज़्यादा सख्त डेटा के प्रावधान हैं समीर जी कि वहाँ अगर आप कोई वेबसाइट चलाते हैं तो उसके लिए भी, उसमें विज्ञापन दिखाने के लिए भी आपको पहले अनुमति लेनी पड़ती है। विज्ञापन दिखाया जा सकता है, नहीं दिखाया जा सकता है, इतने ज़्यादा सख्त वहाँ कानून है। तो यहाँ जो है आप कह रहे हैं डेटा की कोई अहमियत नहीं है। अगर डेटा की कोई अहमियत नहीं है तो यूरोपीय यूनियन, यूके और यूएसए से कह दो कि डेटा की कोई अहमियत ही नहीं है, कोई नहीं है, डेटा की अहमियत खत्म करो अपने यहाँ से। डेटा का कानून, कैलिफोर्निया का जो डेटा का कानून है उसको रद्द करो, कोई आवश्यकता ही नहीं है डेटा की। तो ये जिस तरीके से किया जा रहा है, तो ये सीधे सीधे कहा जाए नस्ली सफाई का क्या इंतजाम चुनाव आयोग जो है वो सरकार के साथ मिलकर कर रहा है, पुलिस के साथ मिलकर कर रहा है। ये बड़े गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, ये गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये बहुत बड़े स्कैम की ओर भी इशारे किए कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पर न केवल दिल्ली पुलिस या सरकारी संस्थाएं, सरकारी एजेंसियों को, बल्कि प्राइवेट एजेंसियों को भी डेटा, इसका मतलब वो शेयर किया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से, जिस तरीके से पहले खबरें आ गई हैं। और अगर ये है तो ये बहुत बड़ा स्कैम है। ये तो जो जिस तरीके से चुनाव आयोग के ऊपर लगते हैं कि वो एसआईआर के जरिए स्कैम कर रहा है, वो इससे भी बड़ा स्कैम है कि चुनाव आयोग ऐसे भी काम कर रहा है जिसका अधिकार उसको चुनाव संविधान ने नहीं दिया हुआ है।
और कैसे वो जिस चीज़ की मनाही है, जो कानून है, उसके खिलाफ जाकर वो कैसे काम कर रहा है, किसी से वो शेयर कर रहा है और कानो कान किसी को खबर भी नहीं है कि ये काम चुनाव आयोग ने किया है। लेकिन इसको लेकर अब ये गंभीर मसला है और निश्चित तौर पर ये एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बनने वाला है कि कैसे दिल्ली पुलिस के साथ चुनाव आयोग लोगों के डेटा शेयर कर रहा है। वो डेटा जो SIR के नाम पर, वोटर लिस्ट बनाने के नाम पर उसने पूरे देश भर से इकट्ठा किए हैं। आम लोगों की जो जानकारी होती है, तमाम जानकारी जो होती है, खुफिया जानकारी जो और कहीं नहीं शेयर कर सकते, रिकॉर्ड में इसलिए रहती है कि कभी कोई ज़रूरत पड़े तो सरकार के पास वो चीज़ें रहनी चाहिए, वो सार्वजनिक करने के लिए नहीं होती हैं। लेकिन इस तरह की जानकारियाँ सार्वजनिक की हैं चुनाव आयोग ने दिल्ली पुलिस को। ये अब सवाल उठ रहे हैं साकेत गोखले की RTI से ये सारी चीज़ें पता चल रही हैं और लगातार ये दूसरा बार है, वो खुद ही कह रहे हैं कि 2020 में ऐसा हुआ और अभी भी जो डेटा शेयर किया गया है और किसी के पास है नहीं, तो दिल्ली पुलिस को ये चीज़ें फेस रिकॉग्निशन की जो टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से मिल रही है, क्योंकि दिल्ली पुलिस तो ऐसा कोई डेटा तैयार रखती नहीं है, न तो करती है। तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। दूसरी ओर डेटा और लोगों की जानकारी, इन सब को लेकर एक और गंभीर मसला अमलेंदु जी दिखाई पड़ रहा है कि जो जनगणना के लिए जो सवाल पूछे जा रहे हैं लोगों से, उन सवालों पर किस तरीके से आपत्तिजनक सवाल पूछे जा रहे हैं, उसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने गंभीर आपत्ति जताई है कि ये सवाल आज तक नहीं पूछे गए और कहीं नहीं पूछे जाते हैं कि आप लोगों की जनगणना करें और उनके किस तरीके की जानकारी आप उनसे ले रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं। उसको लेकर भी काफ़ी जयराम रमेश ने ट्वीट किया है, कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं सरकार के ऊपर जनगणना को लेकर जो क्वेश्चनेयर तैयार किया गया। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, वो काफ़ी गंभीर उसको भी लेकर सवाल उठे हैं और जयराम रमेश ने जो बहुत ही ज़्यादा गंभीर सवाल उठाए हैं कि जो 40 पॉइंट तैयार किए गए हैं जनगणना में, अब उसमें ऐसे ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं जिसका जनगणना से कोई लेना देना है नहीं, पहले कभी नहीं पूछे जाते थे। कहा गया था जातिगत जनगणना के लिए, जातिगत जनगणना के नाम पर जो सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वो सवाल वो तो नहीं पूछे जा रहे कि इससे जातिगत जनगणना होगी कि नहीं होगी और वो डाटा सामने आएगा कि नहीं आएगा कि किस जाति का क्या हैसियत है, वो सब नहीं आएगा। लेकिन अब क्या पूछा जा रहा है कि आपके माता की जाति क्या है, आपके पिता की जाति क्या है, उम्र क्या है, इस तरीके के सारे डाटा जो है पूछे जा रहे हैं और ये जो है ये पहले जो है कभी नहीं पूछा गया। और तीसरी बात, ये जो महत्वपूर्ण बात है कि ये सारी जानकारी गोपनीय होती है, तो क्या अब जनगणना के डाटा के जरिए भी डाटा बेचने का काम होगा? ये बड़े गंभीर सवाल डाटा को लेकर हो रहे हैं। चूंकि समीर जी देखिए, जो डिजिटल अरेस्ट के केस आए हैं जिस पर सुप्रीम कोर्ट काफी सख्त हुआ है कि 3,500 करोड़ के डिजिटल अरेस्ट के केस हो चुके, ये डिजिटल अरेस्ट के केस कैसे हुए? म्यांमार में बैठा हुआ कोई आदमी, US में बैठा हुआ कोई आदमी, चीन में बैठा हुआ कोई आदमी, उसको यहाँ का डाटा कैसे मालूम कि किस आदमी के खाते में कितना पैसा है और किससे पैसा ट्रांसफर कराया जा सकता है, ये उसके पास डाटा कैसे पहुंचा बाहर बैठे हुए आदमी को? जाहिर सी बात है ये डेटा कहीं से चोरी हुआ। तो ये डेटा चोरी कहाँ से हुआ? एक तो हमारे जितने सर्वर हैं वो सब अमेरिका में हैं, उन सर्वर्स पर डाटा रखा हुआ है, तो वहाँ से डाटा मिलता है, फिर ये संस्थाएं इनसे डाटा मिलता है। तो अब अगर जनगणना में भी ये डाटा सब इकट्ठा किया है तो कितना बड़ा रिस्क जो है ये खड़ा हो गया और इसके जरिए आप करना क्या चाहते हैं? फिर बात वही आती है कि अगर नस्ली सफाई का आपका एजेंडा है कि कुछ जातियों को ख़त्म करना है, कुछ नस्लों को ख़त्म करना है, तो क्या उसके लिए डाटा इस्तेमाल किया जाएगा? ये बड़े सवाल उठना शुरू हो गए। हम लोग जयराम रमेश का वो ट्वीट देख सकते हैं, वो क्या लिख रहे हैं ये भी हम देख सकते हैं। बिल्कुल, जयराम रमेश का ये ट्वीट है, वो लिख रहे हैं कि 2027 की जनगणना में जाति से जुड़े सवाल पूछने का तरीका जानबूझकर गलत रखा गया है। माता पिता के धर्म, जन्म की तारीख और जन्म स्थान जैसी बारीक जानकारी वाले सवाल पहले कभी नहीं पूछे गए। जनगणना की जानकारी गोपनीय होती है। साफ है कि 2027 की जनगणना के पीछे कोई गहरी और बुरी मंशा है। तो ये वो लिख रहे हैं और किस तरीके से इस पर सवाल उठ रहे हैं। यानी डेटा को लेकर जो, आंकड़ों को लेकर जो खेल हो रहा है, लोगों की निजी जानकारी, वो इसलिए कि यहाँ पर आप इकट्ठा करने के लिए तो ऐसा कर रहे हैं कि जो ज़रूरी है लोगों को जो सरकारी सुविधाएं हैं, योजनाओं का फ़ायदा मिले, लेकिन इस जानकारी को कैसे शेयर किया जा रहा है दूसरी जगहों पर और कैसे बड़े स्कैम को एक तरीके से एक दावत देने का काम किया जा रहा है, ये सवाल उठ रहे हैं। लेकिन यही कह रहे हैं कि इस पर मंशा पर सवाल उठते हैं कि आखिर ये सारी जानकारी किस लिए पूछी जा रही है। जो आप जिक्र कर रहे हैं कि 40 सवालों का जो क्वेश्चनेयर है, उसमें ऐसी जानकारी आप सीधे सीधे आप जाति पूछें, उपजाति पूछें, अगर जातिगत जनगणना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो सवाल गायब है। यहाँ पर बेतुके सवाल पूछे जा रहे हैं उस क्वेश्चनेयर में, और इस तरह की जानकारी लोगों की लेकर आप क्या करना चाहते हैं, ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, क्या करना चाहते हैं और क्या इसके जरिए आप क्या जो SIR आप
ख़त्म कर रहे हैं, वोट काट रहे हैं। अब आ रहा है कि साहब दिल्ली में भी जो है वो करोड़ों के आसपास वोट कटेंगे, और जगहों पे भी वोट कटेंगे। महाराष्ट्र में बताया जा रहा है 2.5 से 3 करोड़ के आसपास वोट कटेंगे। तो ये सब जो किया गया, तो क्या बीजेपी के अनुसार जो है, बीजेपी की मंशा के मुताबिक अब जनता भी चुन ली जाएगी और वोटर भी चुन लिया जाएगा? सुना ही जा रहा है, वोटर तो कहा ही जा रहा है कि सरकार के हिसाब से वोटर तैयार किए जा रहे हैं। बिल्कुल। तो क्या जनगणना के हिसाब से में जो ये सब पूछा जा रहा है, क्या इसके जरिए भी होगा? समीर जी, बीच में खबर आई थी कि जो बिल गेट्स फाउंडेशन है उसकी मदद से कई राज्यों में एक कार्यक्रम चलाया गया वैक्सीनेशन का। इस समय पता नहीं वो चल रहा नहीं चल रहा है, लेकिन वो काफ़ी समय हो गया, ये खबर आई थी उसको। और उसके ज़रिए नस्ली सफाया किया जा रहा है। आरोप लगे थे कि इसके ज़रिए चिन्हित करके जो है वो जातियों को, कुछ नस्लों को टारगेट किया जा रहा है उस वैक्सीनेशन के ज़रिए, और उससे जो है मतलब बंधीकरण होता है। इस तरीके के आरोप लगे थे। इस पर अभी तक मैंने कहीं नहीं देखा कि कोई सफाई आई हो कि नहीं आई हो। तो क्या ये सब, इसके पीछे कोई बड़ी प्लानिंग नस्ली सफाई की इस तरीके की भी चल रही है? तो बहुत सारे शक शुरू हो जाते हैं। इसी तरीके से यूएन का एक एजेंडा है, एजेंडा 21 कहलाता है, वो 2030 तक उनको भी जनसंख्या कम करनी है दुनिया की। तो क्या ये सब एक छुपे हुए एजेंडे के तहत सरकार काम कर रही है? इसको लेकर सवाल उठने लगे, क्योंकि डेटा बहुत बड़ी ताकत है। डेटा जिस तरीके से अब साकेत गोखले का जो आरोप है, उस आरोप को अगर देखा जाए, इधर जयराम रमेश जो जनगणना को लेकर कहना है, इसको अगर देखा जाए तो डेटा को लेकर बहुत ज़्यादा गंभीर सवाल उठते हैं, और सरकार की मंशा पर भी सवाल इससे उठते हैं। बिल्कुल, यहाँ पर इस जो डेटा है, आंकड़े हैं, इनको लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और किस तरीके से ये न केवल जो तमाम सरकारी एजेंसियां हैं उनको शेयर की जा रही हैं, बल्कि प्राइवेट एजेंसियों को भी शेयर की जा रही हैं। और जनगणना में इस तरह के सवाल पूछने का मकसद क्या है, ये सवाल उठाया है, और बहुत गंभीर सवाल है। अभी सरकार की ओर से इस पर क्या जवाब आएगा, क्या कहा जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन चुनाव आयोग की अब तक इस पर कोई प्रतिक्रिया अमलेंदु जी नहीं दिखाई पड़ रही है कि ऐसा कुछ हुआ है। वहां पर चुनाव आयोग की तो प्रशंसा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं इस समय। उनके, हालांकि उनके अपने खुद के बयान इस समय लगातार विवादों में घिरे रहते हैं, लेकिन चुनाव आयोग की और मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रशंसा कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने भी कहा कि अगर आप इतने अच्छे हैं तो आप ले जाइए, आप ही चुनाव कराइए इनसे। हाँ बिल्कुल, कह दिया चुनाव ने कि आप ही जो इसको कराइए, ये समझ में आता है। और इसकी वजह से जो है वो एक तरीके से कहा जाए कि अतुल लोंधे पाटिल हैं, उन्होंने भी इसको लेकर सवाल उठाया कि भाई अगर इतना अच्छा ही है तो भाई इसके ज्ञानेश कुमार को ले जाओ यहाँ से, इसके ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी हम दे देंगे। ये कह रहे हैं कि इतने वो है काबिल, तो आप ले जाइए, आप अपने यहाँ चुनाव कराइए इन्हीं से, क्योंकि हम लोग तो त्रस्त आ चुके हैं। ऐसा कहना है विपक्षी दलों का, कांग्रेस पार्टी का। बहरहाल ये सारी चीजें जो हो रही हैं वो सरकार की मंशा पर सवाल उठा रही हैं, और किस तरीके से जो डेटा है, लोगों की निजी जानकारी है, वो शेयर की जा रही है। जबकि निजी जानकारी, किसी की भी निजता का हनन नहीं किया जा सकता। निजी जानकारी आप ऐसे बिना किसी की अनुमति की उसको शेयर नहीं कर सकते हैं। सरकार का अगर उसको चुनाव आयोग है, उसने कलेक्ट किया है, जानकारी हासिल की है, वो उसी के पास रहनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो जानकारी किसी और को शेयर न की जाए। तो ये देखते हैं इस पर आगे क्या कुछ होता है। लेकिन ये लोगों के मौलिक अधिकारों से जुड़ा मामला है, और निश्चित तौर पर इस पर सुप्रीम कोर्ट को भी संज्ञान लेना चाहिए। निश्चित तौर पर कोई ना कोई याचिका जाएगी ही अमलेंदु जी इस मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ। बहरहाल इधर जिस तरीके से अब छात्रों की और युवाओं की नाराजगी सरकार को लेकर पूरे देश में दिखाई पड़ रही है, वो सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बनी है। हालांकि तुरंत युवाओं की मांगें भी स्वीकार की जा रही हैं। यहाँ आज बिहार में तमाम परीक्षाओं के खिलाफ आरजेडी का भी एक मार्च हो रहा है। लेकिन कल ही इस मार्च की जैसे ही घोषणा हुई अमलेंदु जी, कल कई 3000 या 4000 के करीब वैकेंसी निकाल दी गई बिहार में, पर वो मार्च अभी भी हो रहा है। और देश के तमाम हिस्सों में इस तरह से छात्राओं की, युवाओं की जो सरकारी नीतियां हैं, सरकारी जो तमाम योजनाएं हैं, या फिर जो सरकार की कार्यशैली है, स्कूलों की कार्यशैली है, अनियमितताएं हैं, उनके खिलाफ सड़कों पर अलग अलग जगहों पर दिखाई पड़ रहे हैं। छोटे बच्चे, अब तो जो स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी निकल कर बाहर आ रहे हैं। बिल्कुल, छोटे बच्चे भी निकल कर आ रहे हैं। जगह जगह छोटे बच्चे जो इस तरीके के अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। और एक तरीके से कहा जाए समीर जी कि ये प्रदर्शन
प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ हो रहे हैं, मतलब अपनी मांगों को लेकर सड़क पर बच्चे उतर रहे हैं, तो ये एक बड़ा चिंता का विषय मोदी जी और उनकी सरकार के लिए हो गया है कि अब जो जैन जी से तो अभी निपट नहीं पा रहे, तो ये जैन अल्फा जो आ रहा है ये और ज़्यादा ताकत के साथ निकलकर सामने आ रहा है और छोटे छोटे मसलों पर ये सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा मसला सरकार के लिए होता चला जा रहा है जो चिंताजनक है। यानी अब जवाबदेही सरकार की तय हो रही है। 12 साल बहुत मौज कर ली सरकार ने, अब हर पल जो है जवाबदेही तय हो रही है कि जवाब दो, मुझको अपनी बैंक की किताब दीजिए और देश की तबाही का हिसाब दीजिए। ये जो मंजर भोपाली का जो नज्म है उसकी पैरोडी जो बनी समीर जी वो काफ़ी ज़्यादा वायरल भी है और इसको लेकर सरकार से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। जगह जगह इस तरीके के आंदोलन हो रहे हैं। बिल्कुल, इसको लेकर हो रहे हैं और इस समय बिहार में क्या कुछ चल रहा है वो भी दिखाएंगे, आंध्र प्रदेश में आंदोलन चल रहा है वो भी दिखाएंगे और छात्रों की गूंज, ये कार्यक्रम तो लगातार चल ही रहा है। 22 तारीख को पुणे में होना है, लेकिन कैसे उसके पहले बिल्कुल उसी तरीके से वहां भी रोकने की कोशिश की जा रही है जैसे कोटा में, देहरादून में और प्रयागराज में रोकने की कोशिश की गई थी। लेकिन इस समय बिहार में क्या कुछ चल रहा है वो देखते हैं। आज वहां पर बिहार में आरजेडी ने मार्च का आह्वान किया है। जिस तरीके से परीक्षाओं में धांधली हो रही है, वैकेंसीज में धांधली हो रही है, उन सब को लेकर वहां आज आरजेडी के कार्यकर्ता उतरे हैं सड़कों पर। ये हम देख सकते हैं बिहार में और वहां पर क्या कुछ हो रहा है। लेकिन अभी जिस तरीके से झारखंड में हुआ, आखिरकार छात्रों की सारी मांगें सरकार को माननी पड़ी, लेकिन यहां क्या हर जगह सरकारें उतनी संवेदनशील दिखाई पड़ रही हैं? जंतर मंतर पर बैठे छात्रों के पर तो जो लाठीचार्ज किया गया, बर्बरता की गई, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो भी गया, लेकिन खबर आ रही है कि धर्मेंद्र प्रधान फिर से मंत्रिमंडल में लिए जा सकते हैं। तो ये सारी चर्चा अभी हम लोग करेंगे। एक बार देखते हैं पहले आरजेडी का ये प्रदर्शन आज बिहार में हो रहा है और किस तरीके से वहां पर परीक्षाओं में धांधली और जो परीक्षाओं में अनियमितता, इन सारी चीजों को लेकर वहां पर आरजेडी का ये प्रदर्शन आज बुलाया गया है। तो वहाँ पर आरजेडी का प्रदर्शन है। विधानसभा से लेकर और राजभवन तक का ये प्रदर्शन हो रहा है। तेजस्वी यादव जो आरजेडी के नेता हैं वो भी शामिल हैं इसमें और क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मांगे हैं, उसको लेकर आरजेडी के सांसद मनोज झा हैं, उन्होंने कुछ कहा है, सुन लेते हैं उनको। और ये प्रदर्शन यहाँ पर तमाम जो युवाओं की, छात्रों की मांग है उसको लेकर हो रहा है, परीक्षाओं में अनियमितता, शिक्षा नीति, इन सारी चीज़ों को लेकर। मनोज झा को सुनते हैं क्या कह रहे हैं। के लिए आप लोग भवन मार्च कर रहे हैं, क्या कहिएगा इस पर? क्या कहना है, छात्र और युवा पूरे देश में आक्रोशित है। खास करके बिहार में परीक्षा लीकेज एक पैटर्न बन चुका है। बेरोजगारी का दंश युवा अब झेल नहीं पा रहा। उसको रेटरिक नहीं चाहिए, समाधान चाहिए। उस संदर्भ में ये मार्च। टीएमएसपी को हटा दिया गया सीवान से, सर क्या कहिएगा? हटाया नहीं गया है, मुख्यालय लाया गया है, लेकिन इससे जो गंभीर सवाल है, Who allowed the use of AK-47? ये खत्म नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों होता है सर कि जब सवाल उठाए जाते हैं उसके बाद सरकार की तरफ से ट्रांसफर होते हैं या तबादला किया जाता है, ऐसा नहीं किया जाता है? ऐसा इसलिए होता है ना कि सरकार प्रोएक्टिव नहीं है, रिएक्टिव है। जनता अपना दम दिखाती है तो बदलाव होता है। आप लोग हार नहीं मान। तो सरकार एक्टिव नहीं है और सरकार अगर एक्टिव होती है तब कुछ होता है, लेकिन यहाँ पर सरकार कितनी एक्टिव है वो दिखाई पड़ रहा है। वैकेंसीज अचानक निकाल दी गई है, घोषणा तो की गई है, लेकिन वैकेंसी निकालने का मतलब ये है उन वैकेंसीज के आधार पर जब नियुक्तियाँ हो जाएं तब मान लीजिए, क्योंकि एक एक वैकेंसी 5-5, 6-6 साल तक हो जाता है और उनकी नियुक्तियाँ नहीं होती हैं। दबाव में आकर भले ये नियुक्तियाँ निकाल दी गई हों। तो ये यहाँ पर आज बड़ा प्रदर्शन आरजेडी का हो रहा है, विधान भवन से लेकर और
राजभवन तक का, और वहां पर प्रदर्शन में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव तमाम लोग उसमें शामिल हैं। सुधाकर सिंह हैं, आरजेडी के सांसद हैं, उन्होंने बात की है डीबी लाइव से, और क्या कुछ वो कह रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज उनसे बात की है और उनको सुन लेते हैं क्या उनका कहना है, इसकी ज़रूरत इस मार्च की, इस विरोध प्रदर्शन की क्यों पड़ रही है, बिहार में क्या कुछ हो रहा है, इन तमाम मुद्दों पर उन्होंने बात की है। सुनते हैं सुधाकर सिंह को। सरकार जो गोली बंदूक वाली जो सरकार है, इस सरकार के खिलाफ जो जन आक्रोश है छात्रों का, नौजवानों का, उस मामले को लेकर राजभवन मार्च कर रहे हैं। उन अधिकारी जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो लगातार गोली चलाने का आदेश दे रहे हैं छात्रों पर, नौजवानों पर, आंदोलनकारियों पर, यह लोकतंत्र के खिलाफ है। यह अघोषित आपातकाल के तरफ देश बढ़ रहा है और इसके खिलाफ राष्ट्रीय जनता दल आज राजभवन मार्च करेगा और वरिष्ठ अधिकारियों को दंडित करने की मांग करेगा। गांधी मैदान से हाँ, पूर्णतः ये तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनता दल आज बड़ा मार्च कर रहा है और यह सरकार को चेतावनी के रूप में मार्च है। सरकार अपने कामकाज में सुधार लाए, छात्रों पर गोली बंद करे, चलाना बंद करे, परीक्षा पत्र में जो लीक हो रहा है उसको रोके, नहीं तो इससे भी बड़ा आंदोलन बिहार में हम लोग करेंगे। तो वहाँ पर ये आरजेडी का आज प्रदर्शन चल रहा है और राजभवन तक ये मार्च का आयोजन किया गया है, बड़े नेता उसमें शामिल हैं। यानी एक तरीके से अब देखा जाए कि जो कांग्रेस पार्टी के अलावा दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं वो भी अब छात्रों के, युवाओं के मुद्दों को लेकर सड़कों पर अब दिखाई पड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन के जो दूसरी पार्टियां हैं, छात्र अपनी मांगों को लेकर तो बाहर प्रदर्शन कर ही रहे हैं, दिखाई पड़ रहा है जंतर मंतर, और उसके बाद फिर जिस तरीके से झारखंड में हुआ है। अब ये सारे प्रदर्शन, ये सारी चीजें सरकार के ऊपर भारी पड़ती दिखाई पड़ रही हैं। अब इनको रोकने के लिए या इनको डिफेम करने के लिए सरकार की कोई भी कवायद अब सार्थक होती नहीं दिख रही है अमलेंदु जी। बिल्कुल बिल्कुल, सरकार की कोई भी कवायद अब काम करती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है और सवाल पूछे जा रहे हैं और कार्रवाई करो। महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्रवाई करो, जिन्होंने जुल्म किया उनके ऊपर कार्रवाई करो। अब दिल्ली पुलिस ने तो स्वीकार कर लिया कि उसने बल प्रयोग किया, 200 छात्र घायल हुए। सादी वर्दी वाले भी कह दिए हाँ किए थे, सब बता दिए, सादी वर्दी वाले भी पुलिस वाले थे, ये भी सब बता दिया। तो सब कुछ किया है, ये तो दिल्ली पुलिस का हलफनामा, अब तो आप इससे मुकर नहीं सकते। हलफनामा तो दिल्ली पुलिस का ही है, अब इस पे क्या कार्रवाई होगी तो आदेश किसने दिया, आदेश दिया वो भी सब पता चलेगा कि आदेश किसने दिया। तो ये यहाँ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी फंसते हुए नजर आते हैं और दिल्ली पुलिस एक तरीके से अमित शाह और किरण रिजिजू कल जो दे रहे थे अपनी इंटरव्यू, दोनों के ऊपर एक तरीके से मिथ्यावाचन का आरोप लगाती हुई नजर आती है उस के जरिए। चूंकि बीजेपी कह रही है कि साहब कोई लाठीचार्ज चला ही नहीं, जेपी नड्डा ने सदन में कहा कि कुछ हुआ ही नहीं, तो कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर आपकी दिल्ली पुलिस क्यों हलफनामा दे रही है। यहाँ तक बता रही है 240 पुलिसकर्मी भी घायल हुए, मतलब 200 छात्र घायल हुए, 240 पुलिसकर्मी भी घायल हुए। दोनों बातें दिल्ली पुलिस की सच मान ली जाए तो सवाल किसके ऊपर उठता है? ये सवाल सरकार के ऊपर उठता है, जो सरकार अभी तक कह रही थी कि कुछ हुआ ही नहीं। तो ये अब सवाल है, तो यही सवाल अब वहाँ है बिहार में भी कि कार्रवाई करो। AK-47 किसने चलाई, किसके आदेश से चली? आपने कह दिया साहब वो सिपाही कहीं जा रहा था, रास्ते में गिर गया, तो AK-47 लेके कहीं भी घूमेगा? डकैती डालने जा रहा था क्या, बैंक लूटने जा रहा था AK-47 लेके? परेशान कर देगा, सीधे उसके ऊपर हमला कर देगा। मतलब अगर ड्यूटी पे नहीं था तो AK-47 लेके क्या करने जा रहा था? बैंक लूटने जा रहा था कि पाकिस्तान पे हमला करने जा रहा था? क्या करने जा रहा था? अधिकारी आके ऐसी वक्तव्य दे देते कुछ भी। यानी कार्रवाई की जाए कि किसने गोली चलाने का आदेश दिया, तो ये बचाने के लिए इस तरीके की बातें कही जा रही है। तो इसी को लेकर आज प्रदर्शन वहाँ प्रदर्शन हो रहा है। और वही कह रहे थे सुधाकर सिंह कि उनके खिलाफ जिन लोगों ने छात्रों पर इस तरीके से हमला किया है, लाठीचार्ज किया है, पानी की बौछारें की है और AK-47 से हमले किए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और इसी कार्रवाई को लेकर वहाँ पर ये बड़ा प्रदर्शन हो रहा है। आरजेडी के ही विधायक हैं, को भी सुन लेते हैं, आलोक कुमार मेहता, वो क्या कह रहे हैं और इस प्रदर्शन में शामिल है। आरजेडी के तमाम बड़े नेता तेजस्वी यादव और जितने भी सांसद विधायक हैं वो सभी इस प्रदर्शन में शामिल हैं। और जिन लोगों ने बिहार में प्रदर्शन के दौरान जो छात्रों के ऊपर कार्रवाई की गई थी, उस पर पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुनते हैं
क्या कह रहे हैं आलोक मेहता, आरजेडी विधायक? मार्च निकल रहा है छात्रों के हक के लिए, क्या कहिएगा इस पर? राजभवन मार्च प्रजातांत्रिक व्यवस्था जो है उसके तहत हमारा अधिकार है, और जब सरकार बहरी और गूंगी हो जाए तो ऐसे में स्टेट का कस्टोडियन महामहिम राज्यपाल होते हैं। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद जी के नेतृत्व में पूरे बिहार के नौजवान और जो छात्र हैं, इन सब लोगों के साथ जो परेशानियां हैं, जो पेपर लीक का मामला है, सीवान में AK-47 से छात्र पर गोली चलाई गई, इन तमाम मुद्दों को लेकर हम महामहिम राज्यपाल जो कि कस्टोडियन हैं उनके पास ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। सिवान SP और DM का ट्रांसफर कर दिया गया है सब हंगामे के बाद। ट्रांसफर पर्याप्त नहीं है, ट्रांसफर करके आईवाश किया जा रहा है। आखिर उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच में कौन दोषी है, AK-47 का इस्तेमाल किस के आदेश पर हुआ, इन तमाम चीजों पर, और जो दोषी है उसको सजा मिलनी चाहिए। अच्छा, झारखंड जाने की बात कह रही है बीजेपी की, आप लोग झारखंड में क्यों नहीं आवाज उठाए थे छात्रों के लिए? झारखंड में भी छात्रों के लिए आवाज उठ रही है, और वहाँ की सरकार ने उनसे वार्ता करने का पहले दिन से मन बना लिया है, और अधिकांश बातों मुद्दों को मान लिया गया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के लोग छात्रों के कंधे पर चढ़कर अपनी मरी हुई राजनीति को जिंदा करना चाहते हैं, इसलिए इस तरह की बात बार बार बोलते हैं। तो ये चूंकि सरकार सुन नहीं रही है, मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं, तो राजभवन तक यानी राज्यपाल से कहा जा रहा है कि आप कुछ करिए। यहाँ पर जिन लोगों ने छात्रों के ऊपर इस तरह से हमले किए हैं कि 47 से उनके ऊपर गोलियां चलाई गई हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो इसको लेकर आरजेडी इस समय सड़कों पर है, राजभवन तक मार्च किया जा रहा है। वहाँ पर आरजेडी के तमाम नेता शामिल हैं, और वहाँ पर छात्रों के समर्थन में, छात्रों की मांगों के समर्थन में। अब देखते हैं क्या कुछ होता है, लेकिन जिस तरीके से छात्रों का अब हुजूम सड़कों पर दिख रहा है पूरे देश में, वो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल समीर जी, ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती बनता दिखाई पड़ रहा है, और पूरे देश भर में एक तरीके से देखा जाए कि ये आंदोलन हो रहे हैं। जैन अल्फा के तमाम वीडियोस जो हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहे हैं, वो भी सरकार के लिए चुनौती है। जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उनकी आंध्र प्रदेश में हड़ताल चल रही है, वो एक बड़ा संकट है। उधर वहाँ YRCP जो है वो शिक्षा मंत्री नारा लोकेश के इस्तीफे की मांग कर रही है, वो कल हम लोगों ने दिखाया था कि किस तरीके से वहाँ चल रहा है। तो ये जगह जगह जो आंदोलन हो रहे हैं, ये आंदोलन सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती बनते चले जा रहे हैं। इधर जिस तरीके से राहुल गांधी ने पुणे में 22 अगस्त को छात्रों की गूंज करने का ऐलान किया है, और उसमें ऐलान किया है कि इसमें देश भर से 2.5 लाख से ज़्यादा महिलाएं अब तक उसमें रजिस्ट्रेशन करा चुकी हैं, छात्राएं 2.5 लाख से ज़्यादा करा चुकी हैं, यानी देश भर से 2.5 लाख से ज़्यादा छात्राएं पुणे पहुंचेंगी। इसको देखते हुए वहाँ वो धारा 37 जो है लगभग कर्फ्यू जैसी वो लागू कर दी गई है। तो अब एक वहाँ संघर्ष की स्थिति तैयार हो जाएगी। तो यानी अब देखा जाए तो सरकार के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, तो इस तरीके के हथकंडे भी अब अपनाए जा रहे हैं। तो ये कितना कारगर होंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा ये कितना कारगर होंगे, लेकिन ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि सरकार के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, सरकार के लिए चुनौतियाँ बढ़ती जा रही हैं। वहाँ पर छात्रों की गूंज कार्यक्रम को रोकने की हर जगह कोशिश हो रही है, लेकिन आखिरकार उन कोशिशों के बावजूद फिर अनुमति देनी पड़ रही है, और लाखों की संख्या में छात्र वहाँ पर जुट भी रहे हैं। पुणे में 22 तारीख को होना है, लेकिन इधर बिहार में छात्रों के समर्थन में उतरे हुए हैं आरजेडी के नेता कार्यकर्ता, और मांग कर रहे हैं कि छात्रों पर जब प्रदर्शन के दौरान उनके ऊपर गोलियां चलाने वाले, उनके ऊपर लाठियां चलाने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उस मांग को लेकर क्या कह रहे हैं वहां पर आरजेडी के ही विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उनको भी सुन लेते हैं। और इसको लेकर राजभवन तक आज आरजेडी के कार्यकर्ता मार्च कर रहे हैं पटना में। देखिए, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव और राष्ट्रीय जनता दल के सभी लोगों ने विचार किया कि जिस तरह से सरकार निहत्थे पर गोली चला रही है, और यहाँ तक कि AK-47 जो छात्र अपने अधिकार के लिए, और जिस तरह से पेपर लीक मामला हुआ है, पूरे देश में 152 पेपर लीक हुआ है, उसके खिलाफ में नौजवान अपने हक हुकूक के लिए और छात्र रोड पर निकले थे, उनको AK-47 से भूजा गया है, जबकि नियम के विरुद्ध है, और लाठियां मारी गई।
इसलिए उसके विरोध में हमारे नेता तेजस्वी यादव ने ये मार्च करने का निर्णय किया। हम लोग उसी मार्च में तिरंगा लेकर सचेत करने के लिए आए हैं। का समर्थन मिलेगा? एक पूरा का पूरा समर्थन है, हम उनके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। एमएसपी हटा दिए गए हैं, नहीं, हटाने से नहीं, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ट्रांसफर पोस्टिंग कोई ये पनिशमेंट नहीं है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जब तक कार्रवाई नहीं होती हमारा आंदोलन चलता रहेगा। बीजेपी कह रही है कि झारखंड तो वहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, केवल ट्रांसफ़र से काम नहीं चलने वाला है। उनके खिलाफ जिन्होंने ये वहाँ पर AK-47 से गोली चलाने वाले हों, चाहे लाठी चलाने वाले हों, पीटने वाले हों छात्रों को बर्बरतापूर्ण तरीके से, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ट्रांसफ़र तो कोई कार्रवाई होती नहीं हो, तो एक नियमित प्रक्रिया होती है और ट्रांसफ़र करके आप ये दिखाएं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन चूंकि कार्रवाई का निर्देश देना और निर्देश कहाँ से आ रहे हैं, तो पूरा का पूरा सिस्टम उसमें फंसता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए वहाँ पर कार्रवाई करने से अब तक सरकार बच रही है और इसीलिए अब उसकी मांग के लिए सीधे राजभवन की ओर कूच किया है आरजेडी के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने, ताकि राज्यपाल को तक ये बात पहुंचाई जा सके कि उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। एक बड़ा मसला बना हुआ है। लेकिन शिक्षा को लेकर और बाकी किस तरीके से स्कूलों की व्यवस्था है, उनको लेकर जेन जी सड़कों पर है, जेन अल्फा सड़कों पर है, छात्र सड़कों पर है, बावजूद इसके कहीं कोई बेहतरी होती दिखाई नहीं पड़ रही। जहां आंदोलन हो रहे हैं वहां तो उनकी मांगे मान ली जा रही हैं, लेकिन व्यवस्था जस की तस हर जगह दिख रही है। बिहार से जो तस्वीर आज आई है अमलेंदु जी, वो तो बहुत ही हैरान करने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, बिहार से जो अभी एक तस्वीर आई है बहुत ज़्यादा हैरान करने वाली है। यानी इतना प्रदर्शन चल रहा है और पहले से घोषित किया जा चुका है कि यहाँ छात्रों की ये राजभवन घेरा जाएगा। ऐसे समय में जो एक खबर आई है समीर जी, उसको इंडियन यूथ कांग्रेस जो है उसने पोस्ट किया है उस विजुअल को कि मिड डे मील में नालंदा में, बिहार में ही नालंदा है, बिल्कुल प्रधानमंत्री गए थे नालंदा, जी हाँ, बात बता रहे थे वहाँ नए सिरे से कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हैं प्रधानमंत्री, तो वहाँ गए थे। वहाँ नमक की जगह सर्फ पिला दिया गया बच्चों को। जब नमक कम था, बच्चों ने नमक मांगा तो गुस्से में आकर वहाँ, ये एक खबर है, ये यहाँ खबर है। तो अब ये सब डाल दिया, तो ये बच्चे सब अस्पताल में भर्ती, ये यूथ कांग्रेस ने इसको लेकर ट्वीट किया। बिल्कुल, ये बच्चे वहाँ पर यूथ कांग्रेस ने इस विजुअल को ट्वीट किया है, कैसे वहाँ अस्पताल में भर्ती हैं। उस सर्फ को डाल देने के बाद वही उन्होंने खा लिया है। लेकिन ये किस तरीके की अमानवीयता इन छात्रों के साथ हो रही है। मिड डे मील की पिछले कुछ दिनों से कई तस्वीरें ऐसी आई हैं और आए दिन आती रहती हैं कि वहाँ छात्रों को किस तरीके का पोषण दिया जा रहा है, खाना दिया जा रहा है। इसको लेकर एक देखते हैं यूथ कांग्रेस ने लिखा क्या है, उनका ट्वीट भी देख लेते हैं। और उसी ट्वीट में इन विजुअल्स को दिखाया गया है जिन छात्रों को वहां पर मिड डे मील में नमक की जगह डिटर्जेंट डाल दिया गया, यानी सर्फ डाल दिया गया, जिससे कपड़ा धुला जाता है। यूथ कांग्रेस का ट्वीट देखते हैं क्या लिखा है उसमें। इस तस्वीर को, इस वीडियो को पोस्ट करते हुए लिखा है कि बिहार के नालंदा में मिड डे मील में नमक की जगह सर्फ, मासूम बच्चों की जान से ये कैसा खिलवाड़। महामानव जी, आपके अमृतकाल में गरीब बच्चों की जान इतनी सस्ती हो गई। दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो और जिम्मेदारी तय हो, ये लिखा है यूथ कांग्रेस ने। और ये वही नालंदा है जो जहां विश्वविद्यालय बनाएंगे, और ये था कि प्राचीन काल में वहां नालंदा विश्वविद्यालय था, दुनिया भर के लोग पढ़ने आते थे। आज उस नालंदा में शिक्षा की स्थिति और स्कूलों की स्थिति क्या है वो दिखा रहा है। बिल्कुल 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 समीर जी, ये शिक्षा की स्थिति क्या है ये दिखा रहा है। और लेकिन इसके साथ साथ जो 20 जुलाई को जंतर मंतर पर हुआ समीर जी, और जो बिहार में हुआ, इसको लेकर बुरी तरीके से फंसे हुए हैं अमित शाह। सोचा ये सरकार ने और भारतीय जनता पार्टी ने कि संसद का सत्र समाप्त हो जाएगा तो इसके बाद आराम मिल जाएगा अमित शाह जी को। लेकिन यहाँ तो अभियान शुरू हो गया है कि अमित शाह को जाना होगा, अमित शाह मस्ट गो। और यूथ कांग्रेस ने इसके लिए बाकायदा अभियान चला दिया है, छेड़ दिया है, और इसके लिए एक वेबसाइट बनाई है और उस पर लोगों से कहा जा रहा है कि इस पर आप वोट कीजिए, अपने साइन कीजिए कि अमित शाह को जाना चाहिए। अब यूथ कांग्रेस ने एक ट्वीट किया, अब हम लोग देख सकते हैं, और उस वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है उसका भी हम लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। वहाँ साफ तौर पर यूथ कांग्रेस जो समीर जी वो कह रही है कि क्या हम अमित शाह को छोड़ दें। छात्रों या बता सकते हैं क्या ये लिखा हुआ है यूथ कांग्रेस ने अपने ट्वीट में कि छात्रों पर पैलेट गन और बेरहमी से लाठीचार्ज अमित शाह के आदेश पर, और क्या हमें बस आगे बढ़ जाना चाहिए? नहीं, हटाएं, रिमूव पर क्लिक करें, अपना नाम जोड़ें। यानी वो सैक अमित शाह को हटाइए, अमित शाह को बर्खास्त करिए, ये अभियान चलाया है यूथ कांग्रेस। हाँ, यूथ कांग्रेस ने ये अभियान चलाया कि अमित शाह को हटाइए। उसका फ्रंट पेज भी हम लोग वेबसाइट का देख सकते हैं, जो उन्होंने वेबसाइट दी है कि वो किस तरीके का है। उस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अमित शाह मस्ट गो।
अमित शाह मस्ट गो, सैक शाह, HM अमित शाह यू नीड टू रिजाइन। यानी ये एक बड़ा जो है उन्होंने, मतलब अब अमित शाह के इस्तीफे को लेकर अब ये बड़ा अभियान चला दिया गया है। ये है उस वेबसाइट का जो फ्रंट पेज है, उस पर लिखा है, और ये वेबसाइट हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी। सैक अमित शाह बिल्कुल ऊपर है और अमित शाह मस्ट गो, इधर सैक शाह, होम मिनिस्टर अमित शाह यू नीड टू रिजाइन, आपको इस्तीफा देना होगा, आप इस्तीफा दीजिए या फिर इनको हटाया जाए। तो ये एक बड़ा अभियान और हस्ताक्षर अभियान चलाया गया है। उसमें कहा गया है लोग अपना वो खुद उसमें सपोर्ट करें जो चाहते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह को हटना चाहिए, हटाया जाना चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि यूथ कांग्रेस का सीधे सीधे आरोप है कि पैलेट गन से हमले करने को लेकर और लाठीचार्ज करने को लेकर ये आदेश सीधे सीधे मिले थे गृह मंत्री अमित शाह की ओर से। यही कारण है कि 20 दिन तक ठप रही संसद, मांग होती रही कि अमित शाह आकर बयान दे। वहीं रहते हुए अमित शाह और प्रधानमंत्री दोनों की हिम्मत नहीं पड़ी कि दोनों सदन का सामना कर सकें, लोकसभा या राज्यसभा जा सकें। बिल्कुल बिल्कुल इनकी हिम्मत नहीं पड़ी और गायब रहे दोनों, और आखिरी दिन पहुंचे और वंदे मातरम गायन हुआ और तुरंत वहां से निकल लिए, चल दिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि अभी बैठे बैठे सवाल पूछ दे सब, जैसे ही प्रश्नकाल शुरू हो। हाँ, सवाल पूछे, वरना यही कह दें कि मोदी जी खड़े होकर जब वंदे मातरम सुनाओ, सुना दीजिए। हाँ, इतना ही कह दें, चलो जवाब, सवालों के जवाब मत दो। 20 जुलाई को क्या हुआ ये मत अच्छा, बताओ। इसको लेकर बड़ा कई दिलचस्प वीडियो आ रहे हैं। मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश में कहीं बीजेपी के कुछ लोग कांग्रेस के दफ्तर गए, यूथ बीजेपी का जो यूथ विंग है, और वहां पर वो कहे कि आपने के नेताओं ने वंदे मातरम का अपमान किया है। कांग्रेस के नेताओं का छाप, हमको वंदे मातरम की शुरू की 2 लाइनें सुना दीजिए, खाली 2 स्टैंजा जो है, 2 पैराग्राफ। अच्छा, इतना ही नहीं, कोई नहीं सुना पाया। कोई नहीं सुना पाया, वो छोड़िए। महाराष्ट्र में तो और गजब हुआ, वो एकनाथ शिंदे उप मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्यक्रम में पूरे 3 मिनट और कुछ गाना बजता रहा उनका, लता मंगेशकर का गाया हुआ वंदे मातरम, और खड़े रहे वो, और जाने क्या बुदबुदा रहे शिंदे साहब जो हैं। तो ये इसको लेकर चला। लेकिन अमित शाह का मसला अभी भी गंभीर बना हुआ है। कल जो किरण रिजिजू ने एक जारी किया अपना वक्तव्य एक एजेंसी के साथ, ANI के साथ में, उसके जवाब में उनके उस वीडियो को पोस्ट करते हुए कल ही राहुल गांधी ने जवाब दिया था, और बहुत गंभीर सवाल है वो। हम लोग ट्वीट दे सकते हैं, आप बता सकते हैं कि राहुल गांधी बिल्कुल, राहुल गांधी का ट्वीट देखते हैं। वो लिख रहे हैं कि मोदी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस की तारीफ करनी चाहिए। संसद से आधा किलोमीटर दूर शांतिपूर्ण छात्रों पर पैलेट गन चली, कील लगी, लाठियां चली, एक बच्चे की आंख चली गई, एक बच्ची का कान कट गया। इस बर्बरता की तारीफ करनी चाहिए, मतलब क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं वो। मैं खुद उन घायल बच्चों से मिला हूं, हजारों वीडियो देश ने देखे हैं। इस सरकार का मूल मंत्र ही असत्य और हिंसा है। पहले बच्चों पर लाठी चलाओ, फिर बोल दो कि कुछ हुआ ही नहीं। पूरे सत्र लापता अमित शाह विपक्ष से भागते रहे और प्रधानमंत्री ने आज तक छात्रों से माफी नहीं मांगी। सच्चाई यह है कि इस देश के लिए सबसे बड़ा खतरा यही दिमाग से खाली लोग हैं, जिन्हें न अपनी गलती दिखती है और दिखने पर मानते भी नहीं है। तो ये लिख रहे हैं राहुल गांधी, और लिख रहे हैं कि दिमाग से खाली लोग हैं, और तभी कह रहे हैं कि ये जिनके पास दिमाग है उनको कह रहे हैं कि वो दिमागी नक्सल है। इसीलिए राहुल गांधी ये कहा कि दिमाग से खाली लोग जो हैं वो बाकी लोगों को दिमागी नक्सल बता रहे हैं, और ये जो है झूठ बोल रहे हैं किरण रिजिजू, ये उन्होंने समीर जी कहा। लेकिन सरकार केवल इतने ही नहीं, कई मसलों पर घिरी हुई है समीर जी। और इस बीच एक बड़ी खबर ये है कि जो आपने शुरू में कहा था ममता बनर्जी को लेकर, वो भी एक बड़ी खबर है समीर जी। उस पर भी मुझे लगता है कि थोड़ी बात कर ली जाए, बता दिया जाए। बिल्कुल, वो बड़ी खबर है। वहां पर जो तृणमूल कांग्रेस विधानसभा चुनाव तो हार ही गई, और हारना तो अपनी जगह, उसके जीते हुए जो विधायक हैं वो तक चले गए दूसरी जगह, सांसद भी चले गए, और कार्यकर्ता जो घर में हैं उनको, उनके ऊपर ये उन्हीं कार्यकर्ताओं का ही, नेताओं का ही कहना है कि दबाव बन रहा है कि या तो वो शामिल हो जाए बीजेपी में, नहीं तो मारे पीटे जाएंगे, और मारे पीटे जा भी रहे हैं। लेकिन कलकत्ता हाईकोर्ट बार काउंसिल के चुनाव में उनको एक बड़ी सफलता हासिल हुई। अब ये बार काउंसिल का चुनाव है, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का चुनाव नहीं है, पंचायत का चुनाव नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण है। क्यों है वो हम लोग बताएंगे आपको। बार काउंसिल के चुनाव में 23 में से 15 सीटों पर कब्जा किया है तृणमूल कांग्रेस ने। और बार काउंसिल यानी वकीलों की संस्था, वकीलों का एसोसिएशन, वहाँ पर ये सफलता ये मायने रखती है
इसका सीधा सीधा मतलब है कि जो आरोप लग रहे हैं कि धांधली से चुनाव जीता गया है, यानी जो इंटेलेक्चुअल क्लास है या आम जनता है, उसमें अभी भी किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस का समर्थन, उसका सपोर्ट बना हुआ है, ये दिख रहा है अमलेंदु जी, ये उसका रिफ्लेक्शन है। ये बिल्कुल ये इसी का रिफ्लेक्शन है कि अभी जो प्रेशर ग्रुप जो भी कहलाते हैं, और बार काउंसिल तो बड़ी बात होगी, कलकत्ता हाईकोर्ट बार काउंसिल जो है ये बड़ी बात होगी, तो उसके चुनाव में ममता बनर्जी के 23 में से 15 जीत कर आए हैं, और बीजेपी को सिर्फ 3 मिले हैं, और 3 ही सीपीआईएम को मिले हैं, और कांग्रेस को 2 सीटें मिली हैं। तो इस तरीके से वहाँ एक जबरदस्त शिकस्त जो है वो मिली है बीजेपी को, और ममता बनर्जी के गुट की एक वहाँ बड़ी जीत हुई। आपको याद होगा कि अभी चुनाव के बाद ममता बनर्जी जब गई थी हाई कोर्ट में, तो कुछ वकीलों ने उनके ऊपर हूटिंग की थी और मतलब नारेबाजी की थी। अब इसके बाद अगर इस तरीके से जीत के आ रही तो समझा जा सकता है कि वो कौन वकील रहे होंगे, जो नारेबाजी हूटिंग कर रहे थे, वो कौन वकील रहे होंगे, तो ये भी समझा जा सकता है, क्योंकि उसी हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट बार काउंसिल के चुनाव में 23 में से 15 सीटें जीत कर आ रही हैं ममता बनर्जी के गुट। जी बिल्कुल, उनके गुट को 23 सीटें मिली हैं, और 15 सीटों 23 में से 15 सीटों पर कुल 23 सीटें थी, जिनमें 15 सीटें जीतनी हैं ममता बनर्जी के तृणमूल कांग्रेस के समर्थक लोगों ने, और बाकी बीजेपी और सीपीएम को 3-3 सीटें मिली हैं, कांग्रेस को 2 सीटें, यानी पूरे राज्य में 200 से ऊपर से ज़्यादा सीटें पाने वाली जो तृणमूल कांग्रेस है, वो इस महत्वपूर्ण चुनाव में सिर्फ 3 सीटें जीत रही है। इससे समझ में आता है कि जो बौद्धिक वर्ग का जो समर्थन है लोगों में, और अभी और भी चुनाव होंगे, पंचायत के चुनाव होंगे, निगम के चुनाव होंगे, वहाँ भी किस तरीके से परिणाम आएंगे। विधानसभा चुनाव में तो इतनी बड़ी जीत हासिल की है बीजेपी ने, लेकिन इसका मतलब ये साफ है कि जो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि बड़े वर्ग में ममता के खिलाफ वहाँ पर नाराजगी थी, लोगों में गुस्सा था, उसका ये रिफ्लेक्शन है कि किस तरीके से वहाँ 23 में से 15 सीट उनके समर्थक जीत रहे हैं बार काउंसिल के चुनाव में। तो ये एक महत्वपूर्ण जीत है, चूंकि भले ही वो बार काउंसिल का है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुए हैं और उसके बाद ये नतीजा निकल रहा है। चुनाव में धांधली के बड़े पैमाने पर आरोप लगे, जिसमें धांधली सीधे सीधे चुनाव आयोग के नेतृत्व में की जा रही थी। सीधा आरोप ये लगा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के ऊपर, जिनकी जो पैलेट गन से हमले कराने के बाद अपना जो लोगों का, आम लोगों का जो डेटा होता है, आंकड़े होते हैं, उनकी जो अपनी निजी जानकारी होती है, वो दिल्ली पुलिस से शेयर कर रहे हैं। हाँ, वो दिल्ली पुलिस से शेयर कर रहे हैं, और इसको लेकर अब चुनाव आयोग कई मोर्चों पर घिरा हुआ है सभी। मतलब एक आध मोर्चा नहीं, अब ये जनता मंतर पर भी घिर गए ज्ञानेश कुमार। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर तो घिरे हुए हैं ही। 36 लाख नाम आपने काट दिए, उनमें से 38,000 जो हैं उनको ट्रिब्यूनल कह चुका कि भाई ठीक है, ये ठीक है 38,000 को, लेकिन वोटर लिस्ट में अभी भी उनका नाम नहीं आया। बाकी नाम कब तक होंगे? साल भर से ज़्यादा जब हो गया और 38,000 ही क्लियर हो पाए, तो ये 36 लाख कैसे होंगे? तो यहाँ भी घिरे हुए। लेकिन एक और मामले में चुनाव आयोग बहुत ज़बरदस्त तरीके से घिरा हुआ है। शिवसेना का जो सिंबल था उसको अलॉट कर दिया गया था एकनाथ शिंदे को, उसको लेकर संजय राउत ने बहुत गंभीर आरोप चुनाव आयोग और अमित शाह पर लगाया है, और उनका कहना है कि 5,000 करोड़ रुपए में शिवसेना का सिंबल बेचा गया। ये छोटा मोटा आरोप नहीं है, बहुत बड़ा आरोप है, और ये सीधे सीधे अगर ईडी कहीं काम करती है तो ईडी को चुनाव आयोग पर छापा मारना चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए और कहाँ चले गए, तो ये तो एक मनी ट्रेल पकड़ना चाहिए। संजय राउत तो साफ साफ आरोप लगा रहे हैं, हम लोग सुन भी सकते हैं। सुन लेते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं, किस तरीके से ये जो सिंबल है शिवसेना का वो 5,000 करोड़ रुपए में बेचा गया, किसका नाम ले रहे हैं, उन्हीं सुनते हैं। मैंने बार बार ये कहा है कि हमारे पार्टी और हमारे पार्टी सिंबल को बेचा गया है चुनाव आयोग की तरफ से, अमित शाह की तरफ से। बहुत बड़ा हजारों करोड़ का डील हो गया उस वक्त, और हमारी पार्टी और हमारा सिंबल धनुष्यबाण तीर कमान ये एकनाथ शिंदे को बेच दिया। लगभग 5,000 करोड़ का डील उस वक्त हुआ था। ये बहुत बड़ा पाप किया, संविधान से छेड़छाड़ की, कानून को तोड़ दिया, नियमों को तोड़ दिया। विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर और वहाँ उस वक्त के चुनाव आयुक्त राजेश कुमार और अमित शाह, ये तीनों में डील हो गई, और एकनाथ शिंदे को हमारी पार्टी शिवसेना हिंदू हृदय सम्राट जी की और उनका सिंबल धनुष्यबाण उनको बेच दिया।
तो एक गंभीर आरोप है कि कैसे सिंबल को बेच दिया गया 5,000 करोड़ रुपए में, और जिस तरीके से वहाँ पर चाहे शिवसेना और एनसीपी में विघटन हुआ, उसके बाद शिवसेना में फिर से विघटन हुआ, इधर तृणमूल कांग्रेस में अब पार्टी के नेता सांसद छोड़ रहे हैं। तो ये सबको पता है अमलेंदु जी कि ऐसे आसानी से लोग नहीं छोड़ते हैं, इसके पीछे बड़ा खेल है, पैसे का खेल है, डर है, ये सारी चीज़ें हैं। अब वो दिखाई पड़ रहा है, आरोप है संजय राउत का, लेकिन वो अपने आरोपों का जवाब वो खुद देंगे, पर आरोप अगर लग रहे हैं तो ये ऐसे हवा में नहीं लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल समझिए, ये आरोप हवा में नहीं लग रहे हैं और ये साफ तौर पर और इन आरोपों के जवाब भी नहीं मिल रहे हैं। भाई आरोप अगर लग रहा है तो कम से कम जवाब तो आए कि आप आरोप लगा रहे हैं, गलत है आरोप। अभी तक हमने तो नहीं देखा कि ये आरोप गलत है, ये किसी ने कहा हो। और अगर ये आरोप गलत नहीं है तो फिर आप इसका मतलब स्वीकार कर रहे हैं कि ये आरोप सही है। तो अगर आरोप गलत है तो आप जवाब दीजिए। लेकिन ये संजय राउत ने जो आरोप लगाया है ये बहुत ज़्यादा गंभीर आरोप है समीर जी, कि 5,000 करोड़ रुपए में बेचा गया। ये बहुत गंभीर, शिवसेना का सिंबल, ये बहुत गंभीर आरोप है। अब इसको लेकर आरोप लगते रहते हैं। पहले तो है वो कहा गया कि साहब वो पीएम केयर फंड से खरीदे गए सांसद, फिर बताया गया कि चढ़ावा चोरी जो हुआ राम मंदिर में उससे सांसद विधायक खरीदे गए। ये सारे आरोप विपक्ष लगा रहा है, हमें नहीं मालूम किससे खरीदे किससे नहीं खरीदे। लेकिन जो एक ऑडिट रिपोर्ट आई है पीएम केयर फंड की, उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं कि 8,500 करोड़ से ज़्यादा आपके पास इकट्ठा है। केरल में इतनी तबाही हो चुकी, हिमाचल प्रदेश में तबाही हो चुकी, असम में बाढ़ आ रही है, और आप दबाकर बैठे हुए हैं जनता का पैसा। हिसाब भी उसका नहीं दे रहे हैं कि किसने आपको पैसा दिया, कहाँ से आया। इधर ये खबर ही आई है, एक बड़ी खबर है, कहाँ से आया और कहाँ आप खर्च कर रहे हैं। आपदा जहाँ है वहाँ पर आप 5 पैसा निकाल नहीं रहे, उसके लिए 5 पैसा निकाल नहीं रहे। और जो बड़ी भारी बात करते हैं, बीफ एक्सपोर्ट में फिर छलांग लगा दी है भारत ने। जी हाँ, बीफ एक्सपोर्ट बढ़ गया है। तो गौ माता की अगर आप ऐसे बात कर रहे हैं तो क्या 14 साल से ज़्यादा की काटी या नहीं, बंगाल में कह दिया गया। तो बीफ एक्सपोर्ट कैसे बढ़ रहा है, बहुत सारे सवाल हैं। तो पीएम केयर फंड को लेकर जो सवाल हैं, प्रियांक खड़गे हैं, मंत्री हैं कर्नाटक सरकार में, उन्होंने बहुत गंभीर सवाल समीर जी उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट किया है और एक लंबा चौड़ा ट्वीट है, उसमें वो क्या लिख रहे हैं वो हम लोग देखते हैं। उनका कहना है कि प्रियांक खड़गे जो कर्नाटक में मंत्री है और इस समय काफ़ी चर्चा में है आरएसएस के खिलाफ, जिस तरीके से कि बिना रजिस्ट्रेशन के वो पूरे देश में अपना काम कर रहा है। प्रियांक खड़गे लिख रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड पीएम मोदी द्वारा किया गया सबसे बड़ा संस्थागत घोटाला और जनता के भरोसे के साथ धोखा है। जब जरूरत पड़ने पर पैसा खर्च करने का कोई इरादा ही नहीं है तो मोदी सरकार इमरजेंसी राहत के नाम पर देश और विदेश के लोगों से पैसा क्यों इकट्ठा कर रही है। पीएम केयर्स फंड के 2024-25 के ऑडिट स्टेटमेंट से पता चलता है कि उपलब्ध 8,452 करोड़ में से सिर्फ 0.01% ही इस्तेमाल किया गया है। इसमें कुछ संदिग्ध एंट्री भी है, जैसे कि लागू करने वाली एजेंसियों द्वारा 324 करोड़ रुपए वापस लिए गए, लेकिन ये साफ नहीं है कि ये एजेंसियां कौन है या पैसा क्यों वापस किया गया। और भी संदिग्ध बात यह है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ दिए जाने वाले नोट्स को इसमें शामिल नहीं किया गया है। ये फंड मार्च 2020 में इमरजेंसी और मुश्किल हालात से निपटने के लिए बनाया गया था, जब कोविड का दौर था। और उस समय कोविड में, हाँ ये जो आगे लिख रहे हैं कि बनाया गया था, तब से भारत ने कोविड का भयानक दौर, बड़े चक्रवात, केरल और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में विनाशकारी बाढ़ और अब देश के कई हिस्सों में गंभीर सूखा और मुश्किल हालात देखे हैं। राहत के लिए रखे गए पैसों का इस्तेमाल न करना और लोगों को तकलीफ में रहने देना सरासर क्रूरता है। तो ये इस फंड पर बड़े सवाल उठाए हैं, उठते रहे हैं, लगातार ही उठते रहे हैं कि आखिर ये पैसा है किस लिए, ये पैसा जा किसके पास रहा है, कौन इसका उपभोग कर रहा है। ईमानदारी से बेईमानी है। हाँ, ईमानदारी से बेईमानी, ईमानदारी से पैसा लिया है, बेईमानी के दायरे में आप इसको आरटीआई के दायरे में नहीं है। इसका पैसा किसके पास जाएगा ये पता नहीं है। मोदी जी कल को प्रधानमंत्री नहीं है तो दूसरा प्रधानमंत्री आएगा, वो इसको लेगा कि नहीं लेगा ये पता नहीं है। क्योंकि प्रधानमंत्री इस पीएम केयर फंड में नहीं है, नरेंद्र मोदी पीएम केयर फंड में है, तो नरेंद्र मोदी की जेब में चला गया ये पैसा। तो ये तो जो कह रहे हैं प्रियांक खड़गे, यही कह रहे हैं कि सबसे बड़ा संस्थागत घोटाला है, इससे बड़ा घोटाला तो कोई होगा ही नहीं। इसीलिए चिपके रहना चाहते हैं कुर्सी से, छोड़ना नहीं चाहते किसी भी तरीके से। तो ये आरोप लग रहे हैं इनके ऊपर। आपदा के लिए इकट्ठा किया गया और जहां आपदा है वहां पर उसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है। कोविड में कितना हुआ वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। आपदा में अफसर का बेहतरीन नमूना प्रस्तुत किया है। कहा ही था कि आपदा में अफसर, इसीलिए कहा था आपदा में अफसर। आपदा आई 8,500 करोड़ इकट्ठा होगा उनके उसमें खाते में जमा अभी हैं
पता नहीं कितना कहाँ ट्रांसफर हो गया, वो अभी खाते में है 8,500 करोड़ जी। और किसने दिया, कहाँ से आया, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इसको लेके कॉकरोच जनता पार्टी के अभिजीत दीपके ने भी कुछ कहा है, उनको भी सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो है ही कि आखिर ये देश विदेश से लोगों से लिया गया चंदा, उसमें बहुत सारे लोगों ने दिया, पीएम केयर्स फंड बनाया गया कि जहां कहीं कुछ ज़रूरत होगी, दिक्कत होगी, आपदा होगी, वहां इस पैसे को खर्च किया जाएगा। लेकिन जहां आपदा है, जहां उसकी ज़रूरत है, वहां वो पैसा उससे निकल ही नहीं रहा है। सुन लेते हैं अभिजीत दीपके को क्या कह रहे हैं। हेलो एवरीवन, आज मैं आप सबसे पीएम केयर्स फंड के बारे में बात करना चाहता हूँ। कल एक रिपोर्ट आई थी कि पीएम केयर्स फंड में ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ रुपए है जो कहीं पर भी यूज नहीं हो रहे हैं। इट्स नॉट बीइंग यूज्ड एट ऑल। एक तरफ 8,500 करोड़ रुपए वैसे ही पड़े हुए हैं और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इस देश के बच्चे स्कूल के लिए अच्छी रोड हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में बेंचेस हो उसके लिए रो रहे हैं, स्कूल में पीने का पानी हो उसके लिए रो रहे हैं। तो ये पैसा हम उन बच्चों की स्कूल्स के लिए क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्यों ये पैसा नए स्कूल्स बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है? अगर हम एक स्कूल बनाने का कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 8 करोड़ पकड़ ले, एक अच्छा स्कूल सारी फैसिलिटीज के साथ, एक मॉडल स्कूल, तो उसके लगेंगे 8 करोड़। तो एक स्कूल के अगर 8 करोड़ लगते हैं तो 8,500 करोड़ में 1000 से भी ज्यादा न्यू हाईटेक मॉडल स्कूल्स बनाए जा सकते थे, पर यह सब नहीं हो रहा है। अभी मैं पिछले कुछ दिनों से गांव के स्कूल्स देखकर आ रहा हूं। मैंने देखा वहां हालत बहुत खराब है और मैंने जब लोगों से पूछा, अथॉरिटीज से पूछा कि यहाँ बेसिक फैसिलिटीज भी क्यों नहीं है, तो मुझे जवाब मिला कि फंड्स की कमी है, हमें फंड्स नहीं मिल रहा है। तो एक तरफ स्कूल्स के लिए कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है और दूसरी तरफ पीएम केयर्स फंड में 8,500 करोड़ रुपए पड़े हुए हैं। तो क्या ये पैसा स्कूल्स के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? और जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, आप रिक्वेस्ट करिए पीएम से कि प्लीज ये जो 8,500 करोड़ है, ये तो आपका पैसा है ना, पीएम का थोड़ी ना है, ये आपका पैसा है। तो क्या ये पैसा आपके छोटे भाई बहनों के स्कूलिंग के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए? क्या ये आपका पैसा आपके छोटे बच्चों के एजुकेशन के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए? सो रिक्वेस्ट द पीएम टू प्लीज use the PM Cares Fund for the people, for the education, for the schools of the poor kids, and the PM should show that he. तो यहाँ पर पीएम केयर फंड का 8,500 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ है। देश विदेश के लोगों ने चंदा देकर उस फंड में इतना अपना कंट्रीब्यूशन किया है, लेकिन जहाँ ज़रूरत है, आपदा है, दिक्कतें हैं, परेशानियाँ हैं, वहाँ पर उस फंड का कोई इस्तेमाल नहीं हो रहा है। अब वो फंड किसके लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है, आरटीआई के दायरे में भी नहीं रखा गया है कि कोई उसका पूछ ले कि आखिर ये जा कहाँ रहा है, पैसा इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, किसने किसने चंदा दिया है, कितना पैसा, तो कोई जानकारी भी नहीं हो सकती। तो ये इसको एक प्रियांक खड़गे एक बहुत बड़ा स्कैम बता रहे हैं, घोटाला बता रहे हैं कि ये किया गया है। लेकिन और ज़रूरत जहाँ पड़ रही है तो आप उसको दे क्यों नहीं रहे हैं? कौन उसका जिम्मेदार है, कौन उसको संचालित कर रहा है? बहुत बड़ा सवाल है। 8,500 करोड़ रुपए बहुत होते हैं। बिल्कुल बहुत होते हैं 8,500 करोड़ रुपए, और 8,500 करोड़ रुपया मोदी जी की जेब में है। मतलब देश का पैसा जो है वो जेब में है, तो अब इसीलिए मांगा जा रहा है कि हिसाब दीजिए, बैंक की किताब दीजिए। तो बैंक की किताब मोदी जी दिखा नहीं रहे किसी को, ये सवाल उठ रहा है। लेकिन इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा आदेश दे दिया है, कागज तो दिखाने होंगे। अब युवाओं और छात्रों का आंदोलन सरकार पे ही असर नहीं कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट पर भी खूब असर कर रहा है। हमले कर रहा है, वरना तो टाइम नहीं था सुप्रीम कोर्ट के पास वीडियो देखने का, उस पर आदेश भी जारी करने पड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ बोलना भी पड़ रहा है। अब नहीं कह रहे कि हम आदेश भी देना पड़ रहा है, अब नहीं कह रहे कि हम विपक्ष नहीं है, अब नहीं कह रहे हैं कि हम विपक्ष नहीं है, अब आदेश भी देना पड़ रहा है। अभी एक आदेश दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ा आदेश है, और ये है कि केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वो 3 हफ्ते के अंदर एक हलफनामा दाखिल करे जिसमें नीट यूजी 2026 परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और गड़बड़ी मुक्त बनाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी हो। और कोर्ट जो है वो परीक्षा में गड़बड़ी से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, और अब इन याचिकाओं पर सुनवाई 3 हफ्ते बाद होगी। तो ये एक बड़ा आदेश फिलहाल जो है वो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को। लेकिन सरकार कई और मसलों पर भी घिरी हुई है। आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको लेकर राहुल गांधी आदिवासियों से मिले थे,
और उसका उन्होंने वीडियो जारी किया है। उसका वीडियो जारी करते हुए राहुल गांधी साहब कहा है कि हम आदिवासियों की समस्याओं पर उनके साथ हम मजबूती के साथ खड़े हुए हैं। बिल्कुल, ये केन बेतवा जो रिवर लिंकिंग का है मामला अमलेंदु जी, वहां पर हफ्तों वहां प्रदर्शन कर रहे थे और एक दिन आकर उनको प्रशासन के लोगों ने मार के भगा दिया। वो मुआवजे की वो भी आंदोलन ठीक उसी से चल रहा था जिसमें जंतर मंतर पे आंदोलन चल रहा था। वो अपने मुआवजे की मांग कर रहे हैं क्योंकि विस्थापित हुए और उनके विस्थापित होने के बाद उनके पुनर्वास की, रिहेबिलिटेशन की कोई व्यवस्था नहीं हुई है। उसको लेकर वहां पर वो आंदोलन कर रहे थे और बाद में उनको मार के वहां से भगा दिया गया। वो उन पीड़ितों ने मुलाकात की राहुल गांधी से और क्या राहुल गांधी उसी को लिख रहे हैं, उस पर उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया है। लिखा है राहुल गांधी ने कि केन बेतवा परियोजना के खिलाफ सत्याग्रह कर रहे आदिवासी भाई बहनों की समस्याएं, मांगे, संघर्ष और आप बीती उनकी जुबानी। सालों से सिर्फ अपने अधिकारों के लिए अन्याय और अत्याचार सह रहे ये बुंदेलखंड निवासी सम्मान और समर्थन के हकदार हैं। आदिवासी भाई बहनों की इस लड़ाई में मैं और कांग्रेस उनके साथ है, ये उन्होंने ट्वीट किया है। इसको वीडियो देख भी लेते हैं अगर हम देख सकें। उन्होंने जिन लोगों ने उनसे मुलाकात की है, जो पीड़ित हैं, उस केन बेतवा वाटर लिंकिंग, जो दोनों रिवर लिंकिंग का जो प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है और वहाँ से बहुत बड़ी संख्या में कई गाँव के किसान और आदिवासी विस्थापित किए गए हैं। उनकी ज़मीनें ली गई हैं लेकिन उनके पुनर्वास की व्यवस्था अभी नहीं की गई है और उनको ना ही उनको पूरा मुआवजा मिला हुआ है। तो देखते हैं क्या बातचीत हो रही है राहुल गांधी से उन लोगों से। तो ये 2 जिलों की बात हो रही है, ये 2 जिलों के पन्ना और छतरपुर जिलों की बात, जिसमें केन बेतवा लिंक परियोजना मुख्य परियोजना है, जिसे हम लोग पिछले 5 साल से सरकार से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं सुन रहे हैं, तो थोड़ा अपने तरह से लोकतांत्रिक तरीकों से उसमें विरोध करने की प्रयास कर। इसके साथ साथ मझगांव मध्यम सिंचाई परियोजना है जो पन्ना जिले में है, रुंज डैम है जो पन्ना जिले में है, और केन बेतवा जो टाइगर नहीं थे लेकिन यहाँ अभी 100 से ज़्यादा टाइगर हो गए हैं। 40 लाख पेड़ हैं जो बुंदेलखंड के फेफड़े कहलाते हैं। केन नदी है जो पूरी बुंदेलखंड। तो ये अमलेंदु जी बहुत बड़ा मसला है। उस दौरान भी आपने बताया ही कि उसी समय आंदोलन चल रहा था, सत्याग्रह चल रहा था, पानी में डूबकर प्रदर्शन कर रहे थे वहाँ के जो प्रदर्शनकारी थे और मैं तो इस आंदोलन को कवर भी कर चुका हूँ। वहाँ उनकी कोई मांग नहीं सुनी जा रही है, वहाँ पर विस्थापित कर दिया गया। 40 लाख पेड़ काटे गए हैं, एनजीटी में उसके लिए एप्लीकेशन है, कहीं कोई संस्था कोई सुनवाई नहीं कर रही है और यहाँ रोना रोया जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और यहाँ उसी बुंदेलखंड में करोड़ों पेड़ लगाने का दावा किया जाता है, हर साल रिकॉर्ड बनाया जाता है, कहीं एक भी पेड़ दिखाई नहीं पड़ता लगाने के बाद। बिल्कुल, कहीं कोई पेड़ लगाने के बाद दिखाई नहीं पड़ता और पेड़ लगे तो अगर लगा भी दिया आपने तो उनका पालन पोषण कैसा हो रहा है ये नहीं बताया जाता। जंगल के जंगल साफ किए जा रहे हैं और एक पौधा एक पौधा का बता दिया था, बड़ा वृक्षारोपण हो गया। वृक्षारोपण हो रहा है। अच्छा, गड्ढे वृक्ष काट के पौधा लगाते हैं और उसका वृक्षारोपण उसको वृक्षारोपण कहना। और इतना ही नहीं, गड्ढे इतने कर दिए जाते हैं कि जितना क्षेत्रफल नहीं होता है उससे ज्यादा गड्ढे हो गए, तो गड्ढों में ही देश को ले आ रहे हैं भाई। ये इसी तरीके से वृक्षारोपण करने, गड्ढे खोद के और गड्ढा खोद दिया आपको तैयार वृक्षारोपण। तो ये सरकार की नीतियां इस तरीके। बिल्कुल, लेकिन इन सब को लेकर किस तरीके से जगह जगह आंदोलन हो रहे हैं, सरकार घिरी हुई है और इधर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। उस बैठक में क्या कुछ होता है बताया जा रहा है कि आगे इन सारे मसलों पर, चूंकि जरूरी मसलों पर जब संसद में भी चर्चा नहीं हो रही है तो कैसे सड़क पर उतरकर उसके खिलाफ आंदोलन करना है, ये रणनीति वहां पर तय की जाएगी। CWC यानी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की आज बैठक हो रही है, महत्वपूर्ण बैठक है। वहां क्या कुछ होगा उस पर भी हम आपको अपडेट देंगे। आप बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए इजाजत। नमस्कार।